दोस्तों, आज मैं एक नई बुक की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पीटर बर्नी की बुक है शिकारी साहिब। इसको पब्लिश किया है पिलग्रिम पब्लिशिंग ने और डिस्ट्रीब्यूशन किया है पिलग्रिम्स बुक हाउस ने। ये एक हंटर की लिखी हुई बुक है जो कि खुद हंटर थे। उन्होंने जिम कॉर्बेट के बारे में बुक लिखी है जिसका कि नाम है शिकारी साहिब। काफ़ी बड़ी बुक है और इसको हम एज ए सीरीज करेंगे। अब इसमें जो शिकारी साहिब इन्होंने नाम रखा है उसको भी इन्होंने डिफाइन किया है कि शिकारी का मतलब होता था स्पोर्ट्समैन। वो या तो खुद के लिए शिकार करता था या किसी दूसरे के लिए शिकार करता था, यानी कि अपने लिए शिकार करेगा तो जो टाइगर या लेपर्ड उसने मारा उसका क्रेडिट उसे मिलेगा, लेकिन वो अगर किसी दूसरे के लिए शिकार कर रहा है तो वो असिस्ट करेगा, शायद गोली भी वही मारेगा, लेकिन उसको मारने का क्रेडिट उसे नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति यानी कि या तो अंग्रेज शिकारी या राजा साहिब किसी को दिया जाएगा। इसके बारे में दोस्तों मैं बता दूं, इस बुक में नहीं है, अपनी राय दे रहा हूं यहाँ पे। पहले होता क्या था कि पुराने जमाने में बड़े बड़े राजा महाराजा शिकार के लिए जाते थे और उनके साथ इस तरीके के शिकारी जो कि पेशेवर शिकारी थे, प्रोफेशनल हंटर थे, वो साथ में जाते थे। मचान पर जब राजा साहब बैठते थे तो या तो उसी मचान पर या उसके बगल वाले मचान पर ये प्रोफेशनल शिकारी बैठते थे। जब टाइगर आता था तो राजा साहब भी गोली चलाते थे और ये भी गोली चलाते थे। दोनों को मालूम होता था कि गोली प्रोफेशनल हंटर की लगी है और दोनों ही बोलते थे कि शिकार राजा साहब ने किया है। और उस शिकार पर जो फोटो खिंचवाते थे सामने बंदूक लेके खड़े होके, वो राजा साहब खिंचवाते थे। ये जो प्रोफेशनल हंटर थे ये कहीं भी पिक्चर में नहीं आते थे। दूसरा, साहिब वर्ड को इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि जो यूरोपियन जेंटलमैन के लिए इंडिया में वर्ड यूज होता था वो था साहिब। तो शिकारी साहिब का मतलब जिम कॉर्बेट, जो कि प्रोफेशनल हंटर भी थे और साहिब भी थे। क्योंकि दोस्तों ये बुक एक नई बुक है और जिम कॉर्बेट के बारे में है, उनकी ज्यादातर बुक को एज ए सीरीज हम कर चुके हैं, तो मैं इसमें इंट्रोडक्शन भी आपको बता रहा हूँ इस सीरीज का पार्ट बना के। उसका रीजन है कि ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो इस इंट्रोडक्शन में पीटर बोलते हैं कि लायन, टाइगर, लेपर्ड इस तरह के जानवर को मारने का शौक लोगों को बहुत सालों पहले से था और ऐसा लगता है कि आखिर ये शौक क्यों था। इसमें जितने जानवर मारने की कोशिश की जाती थी वो ये माना जाता था कि वो मैन ईटर हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैन ईटर कहते किसको है, जो कि कैट फैमिली का बहुत बड़ा जानवर होता है जिसके अंदर भावनाएं नहीं होती हैं। और जब वो जानवर किसी इंसान को मारता है तो ये माना जाता है कि वो विक्टिम है, क्योंकि उनका कोई मुकाबला नहीं था, वो बड़ा पावरफुल था, इमोशनलेस था, सामने वाला कमजोर था। अब ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि जिंदगी में कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा किसी मैन ईटर का, कैट फैमिली के। क्योंकि दोस्तों सामना उन्हीं को करना पड़ता है जो जंगल के आसपास रहते हैं। जो शहरों में रहते हैं उनका पूरे जीवन में कभी आमना सामना नहीं होता। और इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि जब ये डिमांड आती है, कई बार हमेशा लोग बोलते हैं कि जंगल जानवर का घर है, जंगल को जानवर के लिए छोड़ देना चाहिए, इंसान के लिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि दोनों का घर है। जो लोग पुश्तैनी रह रहे हैं, गांव है जो जंगल के आसपास है, उनका भी घर है। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं उनको नहीं पता होता कि ये मैन ईटर की प्रॉब्लम होती क्या है। क्योंकि जाके पैर ना फटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। कि जिसको वो दर्द ही नहीं पता कि जिसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, क्योंकि उन्हें शेर उठा ले जाएगा, टाइगर उठा ले जाएगा, लायन उठा ले जाएगा, लेपर्ड उठा ले जाएगा। वो बात शहर में नहीं समझ में आ सकती। लेकिन मैन ईटर का नाम आते ही हर इंसान के मन में एक डर आ जाता है। तो वो डर क्यों आता है? जो आदमी शहर में रह रहा है उसका तो आमना सामना होना ही नहीं है, लेकिन वो डर उसी तरीके से आता है जिस तरह से बहुत सारी दूसरी चीजों का डर आता है। अंधेरे से डर लगना, भूत प्रेत से डर लगना। यहां पर पीटर बोलते हैं कि मर जाना अपने आप में बहुत ज्यादा डरावना है और उस मर जाने के बाद खा लिया जाना और ज्यादा डरावना है। अब पीटर बोलते हैं कि जिस तरह से मैन ईटर का टॉपिक आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं और सुनने लगते हैं। तो उस वक्त हमें एक ही व्यक्ति का नाम दिमाग में आता है और वो थे जिम कॉर्बेट, कि जो कि बड़े ही फेमस मैन ईटर हंटर थे और जो कि इस बुक के सेंटर में रहेंगे। उन्होंने
कई मैन ईटर को मारने के लिए जिस तरह का साहस दिखाया वो बहुत ही सराहनीय या प्रशंसनीय है। और हिस्ट्री में किसी दूसरे व्यक्ति ने इतने मैन ईटर नहीं मारे थे जितने जिम कॉर्बेट ने मारे थे। यहाँ पर दोस्तों एक करेक्शन है, क्योंकि ये जब बुक लिखी गई उस वक्त तक जिम कॉर्बेट साहब ने उतने मैन ईटर मारे थे, लेकिन अभी उत्तराखंड के हंटर है लखपत सिंह रावत जी, जिन्होंने कि जिम कॉर्बेट से ज़्यादा मैन ईटर लेपर्ड मारे हैं। लखपत सिंह रावत जी एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, अभी रिटायर नहीं हुए हैं, उत्तराखंड में ही जॉब कर रहे हैं और बड़े ही हम्बल इंसान हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैंने ज़्यादा मारे हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब महान थे, क्योंकि उन्होंने जो मारे वो उन परिस्थितियों में मारे जब बंदूकें उतनी स्ट्रांग नहीं थी। 100-150 मीटर दूर बैठ के उनको पेड़ पे मारना पड़ता था। आज लखपत सिंह जी बोलते हैं मेरे पास जो बंदूकें हैं वो स्ट्रांग है, मैं 300-400 मीटर की दूरी पर बैठ के मारता हूँ, तो लेपर्ड को मालूम ही नहीं चलता कि कोई पेड़ पे बैठा है। एम लेना आसान है, दूरबीन वाली बंदूकें हैं, तो सरकमस्टेंसेस जो हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर जिम कॉर्बेट इन बंदूकों से मारते जो आजकल हैं, तो शायद इसके 4 गुने ज़्यादा मैन ईटर वो मार चुके होते। तो इसलिए माना जाए यहाँ जिम कॉर्बेट ही बेस्ट मैन ईटर हंटर थे। अब जिम कॉर्बेट जो थे इंडियन डोमिसाइल वाले आयरिश पर्सन थे। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड जो कि ब्रिटेन का ही पार्ट था, वहाँ के रहने वाले थे। उनका जन्म हुआ था नैनीताल में 1875 में। नैनीताल उस टाइम पर यूनाइटेड प्रोविंस में आता था। वो 7 बच्चों में से एक थे और उनके पिताजी पोस्ट मास्टर थे। जिम कॉर्बेट का बचपन से ही वाइल्ड लाइफ में बड़ा शौक था और धीरे धीरे वो शिकारी बन गए और फिर बाद में बन गए आदमखोर के शिकारी, यानी कि मैन ईटर हंटर। यहाँ पीटर बताते हैं उनके बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, जिसमें से एक है अंडर द शैडो ऑफ द मैन ईटर और दूसरी है कारपेट साहिब। कारपेट साहिब नाम इसलिए क्योंकि इंडियंस, भारत के गांव वाले उन्हें कॉर्बेट साहब नहीं कारपेट साहब बोलते थे। तो पीटर बोलते हैं कि उनकी फैमिली के बारे में बुक्स लिखी जा चुकी है। मेरा मेन एम है जिम कॉर्बेट को कवर करना, थोड़ा बहुत फैमिली को कवर करूंगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा जिम कॉर्बेट के बारे में। हालांकि जब जिम कॉर्बेट साहब का जिक्र आएगा तो साथ में उनके जो क्लोज एसोसिएट्स थे उनका भी जिक्र आएगा। अब कॉर्बेट साहब का जो हंटिंग एरिया था वो नेपाल भी था, कुमाऊं का पूरा एरिया था और गढ़वाल भी था। अब यहाँ पीटर बोलते हैं क्योंकि मैं खुद एक शिकारी हूं और मैंने कई टाइगर और लेपर्ड मारे हैं, तो मैं जिम कॉर्बेट का जो चित्रण करूंगा एक शिकारी की निगाह से करूंगा। और पीटर बोलते हैं क्योंकि कई सारे सवाल उठते हैं, तो एज अ शिकारी मुझे उन सवालों का जवाब मालूम है। जब आपने जिम कॉर्बेट की बुक्स पढ़ी होंगी तो आपके मन में भी वो सवाल उठे होंगे और शायद आपको उनका जवाब मिल जाएगा। जो पाठक है वो उनकी हंटिंग टेक्निक्स और हंटिंग स्किल्स के बारे में भी जान सकते हैं। और पीटर बोलते हैं कि मैं उनकी बहुत ज़्यादा सराहना करता हूं, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूं, क्योंकि जितना रिस्क वो लेते थे मैन ईटर को मारने के लिए शायद ही कोई दूसरा ले सकता था। लेकिन यहां पर मैं कुछ सवाल भी उठा सकता हूं जिम कॉर्बेट जी के बारे में, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनल शिकारी हूं। उन्होंने जो गलतियां करी और जिसमें वो सिर्फ किस्मत की दम पर बचे थे, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। पीटर बोलते हैं हालांकि एज ए शिकारी मैंने भी कुछ वैसी ही गलतियां करी। पीटर बोलते हैं उदाहरण के लिए मैं आपको एक बोलूं कि जिम कॉर्बेट की एक जो गलती है उसको बोलते हैं वाप, WAAP, जिसका फुल फॉर्म होता है वाउंडेड एनिमल अप्रोच प्रोसीजर, यानी कि घायल जानवर के आपकी तरफ आने का तरीका। अब एक जो प्रोफेशनल हंटर होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं जो उसे पता होते हैं। पहले तो जानवर को घायल करके छोड़ना नहीं है, गोली ऐसी मारनी है कि वो मर जाए। अगर वो घायल हो तो फिर किस तरीके से वो आप पे हमला करता है उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। पीटर बताते हैं उन्होंने किताब लिखी थी गॉन आर द डेज, जो कि सफारी प्रेस ने पब्लिश की थी, जहां पर उस बुक में इन्होंने वाप के बारे में डिटेल के साथ बताया है कि जहां पर जानवर को घायल करके छोड़ने के बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए। अब पीटर बोलते हैं कि जो मैंने एक जिम कॉर्बेट के ऊपर रिसर्च करी है, जो कि सबसे काबिल शिकारी थे मैन ईटर के मामले में, उन्होंने वाप WAAP जो वाउंडेड एनिमल अप्रोच प्रोसीजर था उसकी इतनी बड़ी अनदेखी कर दी थी कि एक मैन ईटर निकल के भाग गया था और उसने अपनी वारदात जारी रखी थी।
अब पीटर बोलते हैं इस बुक को लिखने के लिए जो रिसर्च की गई जिम कॉर्बेट के बारे में, वो रिसर्च थी 20 साल की। और वो इसलिए कि पीटर का कहना है कि जब एक एमेच्योर पर्सन जिसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है वाइल्ड लाइफ के बारे में, और एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा जानकारी है, दोनों को ही ये बुक पढ़ने में अच्छा लगे। अब इसके लिए पीटर बोलते हैं कि वो एक एक जगह पे गए जहां पर जिम कॉर्बेट ने हंट किया था, उन स्पॉट्स पर भी गए, उन घरों में भी गए जो आसपास के थे, कुछ बुजुर्ग या कुछ यंगस्टर्स जिन्होंने किस्से कहानियां सुने थे, सबसे जिम कॉर्बेट के बारे में बातें करी, और इसीलिए लग गए उन्हें इतने साल, यानी कि 20 साल। अब पीटर बोलते हैं उन्होंने उन सारी जगह की फोटोग्राफ भी खींची है। एग्जाम्पल के तौर पे वो रवीन जो कि काला अगर का था, जहां पर चौगड़ मैनीटर इंतजार में बैठा हुआ था कि कब जिम कॉर्बेट और उनके साथी आए और वो उन पे हमला करे। वो बड़ा फिग का ट्री जिस पर बैठ के जिम कॉर्बेट ने मारा था ठाक मैनीटर, और या फिर वो बड़ी सी चट्टान चंपावत की जहां पर मारी थी चंपावत टाइग्रेस जिम कॉर्बेट ने। अब पीटर बोलते हैं कि ये सारी रिसर्च 6 महीने में भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह से अपना पेट पालने के लिए हर इंसान को काम करना पड़ता है, मुझे भी काम करना पड़ता था, तो जब समय मिलता था तब मैं ये सारी रिसर्च करता था। अब पीटर बोलते हैं कि कॉर्बेट टाइगर को एक जेंटलमैन बोलते थे, जो कि भद्र पुरुष यानी कि भद्र टाइगर था। लेकिन पीटर बोलते हैं इस सवाल का जवाब के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि वो एक खतरनाक शिकारी है, इतना खतरनाक शिकारी कि जो कि जेंटलमैन नहीं है। यहां पीटर बोलते हैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि टाइगर एक खतरनाक शिकारी है जो बना ही शिकार करने के लिए। पीटर बोलते हैं मेरे साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है जब मैं खुले में सो रहा था और टाइगर मेरे पीछे से निकल गया था। तराई इलाके में ऐसा भी हुआ कि मैं ऑलमोस्ट टाइगर के ऊपर कूद गया या उसके पास आ गया, लेकिन उसने एक गुर्राहट के अलावा और कुछ नहीं किया। मैंने कई बार टाइगर की आवाज निकाली और कॉल किया, लेकिन टाइगर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, क्योंकि वह समझ चुका था कि जो कॉल कर रहा है वो टाइगर नहीं है। और उन्होंने जब देखा ध्यान से तो उन्हें नजर आ गया कि कॉल करने वाला एक इंसान है। उन्होंने निगाह पलटी और चले गए। अब यहां पर पीटर बोलते हैं कि टाइगर एक जेंटलमैन भी है और एक शिकारी भी है। अगर आप जंगल के रूल्स को फॉलो करते हो तो टाइगर आपके लिए एक जेंटलमैन है, और अगर आप गलती कर देते हो तो फिर वो जेंटलमैन नहीं है, खतरनाक शिकारी है, खतरनाक राक्षस है जो आपको पल में ही नष्ट कर देगा। अब यहां पर एक भूख का भी सवाल है, और यही फर्क है एक मैन किलर और एक मैन ईटर में। अब पीटर बोलते हैं कि एक नॉर्मल हेल्दी टाइगर जो कि कॉर्बेट के अनुसार जेंटलमैन है, वो एक इंसान को अपने फूड मेन्यू में नहीं देखता है, यानी कि जब अपना वो फूड मेन्यू पलट रहा होता है तो उसमें इंसान नहीं होता है, और इसलिए वो इंसान को छोड़ के आगे बढ़ जाता है, और इसीलिए इंसान के साथ वो रहता आया है। हाँ, अगर मैन ईटर है उसकी कहानी दूसरी होती है। अब जो मैन ईटर होता है वो किसी ना किसी कारणवश अपने नेचुरल प्रे यानी कि जो मेन्यू में जानवर हैं उन्हें मार नहीं पाता है। अब वो कारण होते हैं या तो गन शॉट, किसी शिकारी का गन शॉट लग गया और वो घायल होकर निकल आया, या आपस में टेरिटोरियल फाइट हुई, दूसरे टाइगर ने घायल कर दिया, या फिर किसी जानवर का शिकार करते हुए उसे चोट लग गई। अब जब वो भूख से परेशान हो जाता है तो उसके अंदर जो इंसान का डर होता है वो खत्म हो जाता है। फिर वो किसी से नहीं डरता इस दुनिया में, उसे एक ही चीज से डर लगता है और वो है भूख। और फिर उसे समझ में आता है कि जो गांव का एक इंसान है उसके पास कोई डिफेंस नहीं है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास एक छड़ी है या छाता है, उसको मारना बहुत ही आसान है। और उसे समझ में आता है कि इंसान को मारने के बाद इमीडिएटली खाया जा सकता है आसानी के साथ, और उसका एक बार का पेट भरने के लिए वो इंसान काफी है। तो अब वो यहां से एक नया कैरियर स्टार्ट करता है, मैन ईटर कैरियर, जो कि उसकी जिंदा रहने की उम्मीद होती है। अब ये कहानी टाइगर या लेपर्ड के एंड पे तो ठीक है, लेकिन गांव वालों के एंड पे ये बहुत ही समस्या बन जाती है,
क्योंकि वो वहां रहते हैं जहां उन्हें अपना गांव और जंगल शेयर करना पड़ता है टाइगर और लेपर्ड के साथ। अब उनका जिंदगी जीने का तरीका ही बदल जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर देते हैं। एक गांव से दूसरे गांव अगर जाना है तो कुछ बहादुर इंसान साथ में चलते हैं, रात में घर से भी नहीं निकलते हैं, अपने खेतों पे जाना बंद कर देते हैं। अब जो मैन ईटर के दहशत का साया होता है उसे जिम कॉर्बेट ने बखूबी बताया है अपनी बहुत सारी कहानियों में। जो लोगों के दिमाग में, दिनचर्या में जो कर्फ्यू लग जाता है उसे कॉर्बेट ने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। और उसमें पीटर बोलते हैं कि एक ये डर आपके मन में होता है कि मैन ईटर आपको खा ले, और दूसरा होती है उसकी दहशत। मेरे कैरियर में मैंने एक बार देखा है कि इंसान जिंदा ही था, जानवरों के आसपास ही रहता था, और उसे टाइगर ने खाना शुरू कर दिया। पीटर बोलते हैं कि वेस्ट नेपाल में एक जगह है, गिरिया कोरियाला डेल्टा। वहां पर ये एक मैन ईटर को मारने गए थे। अब ये दोनों जो नाम थे, गिरिया कोरियाला, ये नदियों के नाम थे, और इनके बीच की जगह थी वो जगह डेल्टा जहां पर मैन ईटर वारदात कर रहा था। और जैसे ही पीटर पहुंचे थे उस मैन ईटर की टेरिटरी में, मैन ईटर ने एक वारदात कर दी थी और एक गांव वाले को मार दिया था। अब इस केस में जो टाइगर ने वारदात की थी वो कुछ अनोखी थी, क्योंकि वो इंसान भैंसा गाड़ी पर जा रहा था। और जनरली टाइगर चलती हुई किसी भी गाड़ी पर बैठे हुए इंसान पर अटैक नहीं करता, जो कि आजकल जिप्सी के बारे में बोला जाता है। लेकिन वहां पर टाइगर ने अटैक किया था। अब पीटर बताते हैं कि जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्हें गांव के मुखिया ने वो जगह दिखाई, और इनके जो गन बेरर थे, जो इनकी बंदूक लेके साथ में चलते थे, उनका नाम था पसांग लामा, वो भी इनके साथ थे। और उस जगह पर पहुंच के पीटर को आइडिया लग गया था कि हुआ क्या था। अब जब इन्होंने आसपास का इलाका चेक किया तो उन्हें वो जगह मिल गई जहां पर टाइगर घात लगा के बैठा था, इंतजार कर रहा था कि भैंसा गाड़ी नजदीक आए और मैं इस पर कूदूं। किस तरीके से वो कूदा था, किस तरह से उसने उस इंसान को ग्रैब किया था, किस तरह से नाले की तरफ खींच के ले गया था, सारा सीन इनकी आंखों के सामने था। अब इन्होंने सारे सरकमस्टेंसेस तो मिला लिए थे, लेकिन जिस जगह टाइगर कूदा था उन मामलों का, उन सबूतों का कैलकुलेशन करने में पीटर ने गलती कर दी थी। अब जब वहां पर पत्तों पर, पेड़ों पर जो निशान थे, उसके अलावा जो बड़े बड़े खून के धब्बे थे, उन्हें पीटर ने समझ लिया था कि इस विक्टिम के गले से आए हैं, लेकिन वो उसकी आर्टरीज से आए थे। दोस्तों, यहां से पिकॉक की कॉल हो रही है और यहां से बार्किंग डियर की कॉल हो रही है, यानी कि लेपर्ड मूवमेंट में आ गया है। ये देखिए, इस माइक में शायद नहीं सुनाई दे रहा होगा, यहीं पास में से कॉल हो रही है बार्किंग डियर की। अगर एक इंसान के दिल के पास वाली धमनियां यानी कि आर्टरीज कट हो जाए तो एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट जिंदा रह सकता है। अब जब पहले इन्होंने कैलकुलेशन लगाई थी उसमें इन्होंने सोचा था कि जब उस इंसान को टाइगर ने पकड़ा तभी वो मर गया, जैसा कि अक्सर होता है। लेकिन इस केस में ये गलत थे, क्योंकि बहुत आगे जाने के बाद इन्हें उसका छाता पड़ा मिला था, और वो छाता तभी वो कैरी कर सकता था जब वो जिंदा हो, यानी उसने मुट्ठी बंद की हो। मरते ही मुट्ठी खुल जाने वाली थी, यानी कि वो इंसान जब टाइगर के द्वारा कैरी किया जा रहा था तो वो जिंदा था, और जब टाइगर ने उसे जमीन पर रखा और खाना शुरू किया तब भी वो जिंदा था। अब ये पीटर बोलते हैं कि एक शिकारी को अच्छे से पता होना चाहिए कि वो अगर मैन ईटर की टेरिटरी में जा रहा है तो हो सकता है कि वो मैन ईटर का शिकार कर ले, और ये भी हो सकता है कि मैन ईटर का शिकार बन जाए। और जब मैन ईटर शिकारी को मारता है तो वो उसे ट्रॉफी के लिए नहीं मारता है, वो उसे खाने के लिए मारता है। और जब टाइगर को मालूम चलता है कि ऐसा कोई इंसान उसकी टेरिटरी में घूम रहा है तो वो एक प्लान बना लेता है किस तरह से अटैक किया जाए, और फिर जब अटैक करता है इमीडिएटली उठा के ले जाता है। फिर भले ही वो 150 किलो का आदमी क्यों ना हो, वो उसे हवा में टांग के उठा के ले जा सकता है। अब मैन ईटर का शिकार करना एक विवादास्पद स्पोर्ट है। जिम कॉर्बेट ने ये 40 साल तक किया, और जहां तक मेरा आकलन है उन्होंने उसका एक एक क्षण, एक एक सेकंड एंजॉय किया। अब एक ऐसा इंसान जिसका खून लाल है या जिसका खून गर्म है, उसे ऐसा एडवेंचर बहुत पसंद है, और जब उसकी जान का खतरा हो तो उसे ऐसा एडवेंचर
कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगता है। अब पीटर बोलते हैं कि गिरिवा कोरियाला मैन ईटर को मारते वक्त मेरे मन में थॉट आया कि किस तरह से जिम कॉर्बेट जो कि 26 साल के थे, उन्होंने बंदूक उठा ली थी मैन ईटर को मारने के लिए और फिर जीवन पर्यंत मारते ही रहे थे। क्या कारण थे जिस चीज़ ने उन्हें अट्रैक्ट किया था, वो मैं समझ सकता था क्योंकि मैं भी उसी तरफ निकला था। तो दोस्तों, इस तरह से ख़त्म हुआ इंट्रोडक्शन बुक शिकारी साहब का। अगली स्टोरी में पहला चैप्टर होगा जो कि जिम कॉर्बेट के शिकार के बारे में होगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।